आज की तारीख है 31 दिसंबर 2025। 18वीं सदी के भारत की अगर हम कल्पना करें तो जी। उत्तर में मुगल साम्राज्य अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। जी। मराठा शक्ति बढ़ रही है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। मतलब चारों तरफ एक उथल-पुथल का माहौल था। हाँ, बिल्कुल। और ऐसे में दक्षिण भारत में एक राज्य ऐसा था जो न सिर्फ इन तूफानों के बीच खड़ा रहा बल्कि अंग्रेजों जैसी ताकत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया, मैसूर। मैसूर। तो आज हमारे सामने जो स्रोत हैं, हम उनके जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस बिखरते हुए भारत में मैसूर इतना ताकतवर कैसे बना। इसका राज क्या था? हाँ, और इस कहानी के केंद्र में हैं दो नाम, हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान। और ये सवाल बहुत दिलचस्प है क्योंकि मैसूर की कहानी सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति के उदय की नहीं है। अच्छा। नहीं, ये उस दौर में आधुनिकता, सैन्य रणनीति और कह सकते हैं आर्थिक सोच की कहानी है। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद मैसूर एक छोटा सा राज्य था जिसने किसी तरह अपनी आजादी तो बचाए रखी थी। लेकिन नाम मात्र की होगी। बिल्कुल। 18वीं सदी के शुरुआत तक असली ताकत राजा चिक्का कृष्णराज के हाथ में नहीं थी। वो तो बस नाम के शासक थे। तो सत्ता किसके पास थी? असली सत्ता दो मंत्रियों नंजराज और देवराज के हाथों में थी। तो हमारी पड़ताल यहीं से शुरू होगी कि कैसे एक मामूली सैनिक हैदर अली इस सत्ता के केंद्र तक पहुंचा। और फिर कैसे टीपू सुल्तान ने उस विरासत को एक ऐसी शक्ल दी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य तक को हिलाकर रख दिया। चलिए तो फिर इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। हैदर अली की कहानी तो वाकई किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। हाँ, बिल्कुल। 1721 में जन्म, कोई शाही खानदान नहीं, और शुरुआत मैसूर की सेना में एक मामूली घुड़सवार के तौर पर। तो एक साधारण सैनिक से मैसूर का सबसे ताकतवर इंसान बनने का सफर उसने तय कैसे किया? देखिए, सिर्फ हिम्मत के बल पर तो ऐसा नहीं हुआ होगा। वही तो, हिम्मत तो थी, लेकिन स्रोतों से 3 बातें साफ उभर कर आती हैं जो हैदर को दूसरों से अलग करती थीं। क्या थी वो? तेज दिमाग, जबरदस्त ऊर्जा और मौकों को पहचानने की कमाल की क्षमता। वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो हालात को पढ़ना जानता था। अच्छा। उस वक्त मैसूर 20 से ज्यादा सालों तक लगातार युद्धों में फंसा हुआ था। हैदर ने इन लड़ाइयों को अपने लिए एक सीढ़ी बना लिया हर जंग में उसने अपनी काबिलियत साबित की। और धीरे-धीरे सेना में अपनी रैंक बढ़ाता गया। वो सिर्फ एक अच्छा सिपाही नहीं था बल्कि एक चतुर रणनीतिकार भी था। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है जो शायद उसकी सफलता का एक बड़ा राज था। पश्चिमी सैन्य तरीके। हाँ, उस जमाने में जब ज्यादातर भारतीय शासक अपनी पारंपरिक युद्ध शैली पर ही भरोसा कर रहे थे, किसी ने फ्रांसीसियों से सीखने की सोची। ये कितना कितना दूरदर्शी कदम था। ये एक गेम चेंजर था। हैदर ने बहुत जल्दी ये समझ लिया था कि यूरोपीय सेनाएं क्यों जीत रही थीं। मामला केवल बेहतर बंदूकों का नहीं था, बल्कि अनुशासन, ट्रेनिंग और रणनीति का था। सही। और इसी को ध्यान में रखकर उसने 1755 में डिंडीगुल में फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से एक आधुनिक शस्त्रागार, मतलब एक आर्सेनल बनवाया। अच्छा। ये सिर्फ हथियार जमा करने की जगह नहीं थी, ये हथियार बनाने और सेना को नई तकनीक से लैस करने का एक केंद्र था। मतलब वो आज की नहीं, कल की जंग की तैयारी कर रहा था। बिल्कुल। इससे पता चलता है कि वो लड़ाई के मैदान में कितना आगे का सोचता था। ठीक है, तो उसने सेना को आधुनिक बना लिया, लेकिन सेना पर पकड़ और पूरे राज्य पर कब्जा करने में तो बहुत फर्क होता है। बहुत फर्क होता है। उस समय के जो असली पावर ब्रोकर थे, मंत्री नंजराज, उन्हें किनारे करना इतना आसान कैसे था? क्या कोई बड़ी लड़ाई हुई या ये एक राजनीतिक तख्तापलट था? ये एक बहुत ही चतुर राजनीतिक तख्तापलट था। हैदर ने अपनी बढ़ती हुई सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया। 1761 तक वो इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसने मंत्री नंजराज को, जो उस वक्त असली सरकार चला रहे थे, उन्हें संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली। जी। लेकिन सत्ता लेना एक बात है, उसे बनाए रखना दूसरी। उसने सबसे पहले उन विद्रोही पोलीगारों को काबू में किया। ये पोलीगार कौन थे? ये एक तरह के स्थानीय सरदार और जमींदार थे जो अक्सर केंद्र सरकार को चुनौती देते रहते थे। अच्छा। फिर उसने राज्य का विस्तार किया, बिदनूर, सुंडा, कनारा और सबसे जरूरी मालाबार के इलाकों को जीता। मालाबार क्यों इतना जरूरी था? मालाबार तट पर कब्जे का मतलब था हिंद महासागर तक सीधी पहुंच, जो व्यापार और नौसेना के लिए बेहद जरूरी थी। तो हैदर ने एक आधुनिक सेना बना ली, सत्ता पर भी कब्जा कर लिया, लेकिन सिर्फ जंग जीतना ही काफी नहीं होता।
एक राज्य को चलाना भी पड़ता है। बिल्कुल। एक अनपढ़ व्यक्ति होने के बावजूद उसने इतना बड़ा प्रशासन कैसे संभाला? उसकी प्रशासनिक समझ कमाल की थी। उसने अपने जीते हुए इलाकों में मुगल प्रशासनिक और राजस्व प्रणाली को लागू किया। अब इसका मतलब क्या है? मतलब आम लोगों के लिए इसका क्या फायदा था? इसका मतलब है जमीन की पैमाइश करके टैक्स तय करने का एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका। इससे राज्य की आमदनी स्थिर हो जाती थी और किसानों को भी पता होता था कि उन्हें कितना कर देना है। सही। ये उस दौर में एक बहुत बड़ा सुधार था, जहां ज्यादातर जगहों पर अंदाजे से लगान वसूला जाता था। और एक और बात, वो धार्मिक मामलों में बहुत सहिष्णु था। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि उसका पहला दीवान और कई बड़े अधिकारी हिंदू थे। तो उसने योग्यता को धर्म से ऊपर रखा। जी, जो एक स्थिर प्रशासन के लिए बहुत जरूरी था। और पड़ोसियों के साथ रिश्ते, खास तौर पर अंग्रेजों के साथ जो उस वक्त दक्षिण में अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। सत्ता में आने के बाद से ही वो लगातार युद्धों में घिरा रहा। एक तरफ मराठा थे, दूसरी तरफ हैदराबाद का निजाम और तीसरी तरफ अंग्रेज। हाँ, दक्षिण भारत उस समय सत्ता का एक बड़ा अखाड़ा था। अंग्रेजों के साथ उसकी दुश्मनी बहुत गहरी थी। अच्छा। 1769 में पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में उसने ब्रिटिश सेना को एक नहीं कई बार हराया और उसकी फौज मद्रास की दीवारों तक पहुंच गई। सोचिए, ये अंग्रेजों के लिए कितना बड़ा झटका और बेइज्जती की बात रही होगी। बहुत बड़ी। उनकी अजेय होने की छवि को पहली बार किसी भारतीय शासक ने इतनी जबरदस्त चुनौती दी थी। और फिर 1782 में दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। तो हैदर ने एक मजबूत नींव रखी, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है जब उसका बेटा टीपू गद्दी पर बैठता है। जी। और टीपू तो अपने पिता से भी 10 कदम आगे था। स्रोतों में उसे सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक इनोवेटर या नवोन्मेषक कहा गया है। ये शब्द मुझे बहुत दिलचस्प लगा। इसका मतलब क्या है? क्या सिर्फ कुछ नई चीजें बनाना? नवोन्मेषक का मतलब सिर्फ नई चीजें बनाना नहीं था। टीपू समझ गया था कि एक राज्य की पहचान उसकी अपनी व्यवस्थाओं से होती है। ये जैसे कि? हाँ, उसने एक नया कैलेंडर शुरू किया, सिक्कों की एक नई प्रणाली बनाई और वजन और माप के नए पैमाने लागू किए। लेकिन इन सबके पीछे एक गहरी सोच थी। बिल्कुल। अपना कैलेंडर, अपने सिक्के, अपने माप, ये सब अंग्रेजों और मुगलों की सांस्कृतिक और प्रशासनिक सत्ता को चुनौती देने का एक तरीका था। ये तो एक तरह से 18वीं सदी की डीकोलोनाइजेशन की सोच थी। कह सकते हैं कि हम अपनी पहचान और अपने नियम खुद बनाएंगे। और उसकी सोच सिर्फ प्रशासन तक सीमित नहीं थी। अच्छा। उसकी निजी लाइब्रेरी में धर्म, इतिहास से लेकर सैन्य विज्ञान, चिकित्सा और गणित तक की किताबें थीं। वो ज्ञान का भूखा था। और इसी सिलसिले में एक बात का जिक्र बार बार आता है, फ्रांसीसी क्रांति में उसकी दिलचस्पी। ये किसी भी भारतीय शासक के लिए उस वक्त बहुत ही अनोखी बात लगती है। बिल्कुल, उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और एक जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना। जैकोबिन क्लब तो फ्रांसीसी क्रांति के सबसे कट्टर समर्थकों का समूह था। जी, और ये दिखाता है कि टीपू सिर्फ अपने आसपास ही नहीं देख रहा था, उसकी नजर दुनिया में हो रही बड़ी राजनीतिक घटनाओं पर थी। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे विचार। हाँ, ये विचारों से आकर्षित कर रहे थे। वो समझ रहा था कि दुनिया एक नए दौर में जा रही है। एक शासक के तौर पर उसकी नीतियां कैसी थीं? क्या वो सिर्फ बड़े विचारों की बात करता था या जमीन पर भी कुछ बदलाव लाया? वो जमीनी बदलावों में यकीन रखता था। उसने जागीर देने की प्रथा को खत्म करने की कोशिश की। अब ये जागीर प्रथा क्या थी? ये अपने अधिकारियों को तनख्वाह के बदले जमीन का टुकड़ा देने का सिस्टम था। टीपू ने इसे इसलिए बंद करने की कोशिश की ताकि सारी कमाई सीधे राज्य के खजाने में आए, न कि बिचौलियों की जेब में। बिल्कुल। उसने पोलीगारों की ताकत को भी कम किया और राज्य और किसान के बीच के दलालों को हटाने की कोशिश की। हाँ। और उसकी सेना आखिरी दम तक उसके प्रति वफादार और अनुशासित रही, जो उस दौर में बहुत बड़ी बात थी, जब सेनाएं अक्सर पैसे के लिए पाला बदल लेती थी। और सेना के आधुनिकीकरण में तो वो अपने पिता से भी आगे निकल गया था, है ना? हाँ, बिल्कुल। उसकी पैदल सेना के पास यूरोपीय शैली की बंदूकें, मतलब मस्केट और संगीनें थीं। और सबसे खास बात ये थी कि ये हथियार मैसूर में ही बनते थे। जी, ये एक तरह से 18वीं सदी का मेक इन इंडिया था। टीपू समझ गया था कि अगर आप अपने हथियारों के लिए दूसरों पर निर्भर हैं, तो आप कभी आजाद नहीं हो सकते। सही बात है। इतना ही नहीं, 1796 के बाद उसने एक आधुनिक नौसेना बनाने की भी कोशिश की, जिसके लिए 2 डॉकयार्ड बनाए गए। और दिलचस्प बात यह है कि दस्तावेजों से पता चलता है कि जहाजों के मॉडल वो खुद अपनी देखरेख में तैयार करवाता था। क्या बात है। उसकी एक मशहूर कहावत का जिक्र भी है, जो शायद उसके पूरे चरित्र को बयां कर देती है।
भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। और वो सचमुच इसी पर जिया। हाँ, 1799 में जब अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया तो वो महल में छिप सकता था, लेकिन उसने लड़ना चुना और अपनी राजधानी के दरवाजे की रक्षा करते हुए मारा गया। हालांकि स्रोत ये भी कहते हैं कि वो कभी-कभी बहुत जल्दबाज था और उसका स्वभाव थोड़ा अस्थिर था। मतलब एक बेहतरीन कमांडर तो था, लेकिन शायद हमेशा सबसे अच्छा रणनीतिकार नहीं होता था। कह सकते हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? क्या मैसूर की ताकत सिर्फ उसकी फौज थी? क्योंकि एक मजबूत सेना को बनाए रखने के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था भी तो चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, और इसका जवाब ही टीपू को 18वीं सदी के दूसरे भारतीय शासकों से अलग करता है। कैसे? उसने ये बात समझ ली थी कि सैन्य ताकत की असली नींव आर्थिक ताकत होती है। स्रोतों के मुताबिक हैवर और टीपू के राज में मैसूर आर्थिक रूप से बहुत खुशहाल हुआ। और ये खुशहाली सिर्फ राजा के खजाने तक नहीं थी। नहीं, इसका एक हैरान करने वाला सबूत तब मिला जब 1799 में टीपू की हार के बाद अंग्रेज मैसूर में दाखिल हुए। वे ये देखकर चौंक गए कि मैसूर का आम किसान ब्रिटिश शासित मद्रास के किसान से कहीं ज्यादा अमीर और खुशहाल था। उस वक्त के गवर्नर जनरल सर जॉन शोर का एक कथन भी है जो इस बात की पुष्टि करता है। जी, उसने लिखा था, टीपू के राज्य के किसानों की रक्षा की जाती थी और उनके श्रम को प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाता था। सोचिए, ये किसी दुश्मन के लिए बहुत बड़ी तारीफ है। बिल्कुल। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। टीपू ने भारत में आधुनिक उद्योगों को शुरू करने की कोशिश की, विदेशी कारीगरों को बुलाया और कई उद्योगों को सरकारी मदद दी। अच्छा। उसने व्यापार को राज्य की शक्ति बढ़ाने का एक जरिया माना, ठीक वैसे ही जैसे यूरोपीय शक्तियां मानती थीं। तो उसने फ्रांस, तुर्की, ईरान और रेगू मतलब आज का म्यांमार, वहां अपने दूत भेजे ताकि व्यापारिक रिश्ते बन सके। वो चीन के साथ भी व्यापार करता था। और उसने यूरोपीय कंपनियों की तरह अपनी एक ट्रेडिंग कंपनी बनाने की भी कोशिश की थी। जी, वो समझता था कि व्यापार सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि दुनिया में आपका प्रभाव भी बढ़ाता है। आखिर में एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं विवादित सवाल पर आते हैं। टीपू सुल्तान पर लगने वाले धार्मिक कट्टरता के आरोपों पर। हाँ, हमारे स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, ये एक बहुत संवेदनशील विषय है और ब्रिटिश इतिहासकारों ने उसकी एक कट्टरपंथी की छवि बनाने की बहुत कोशिश की है। लेकिन तथ्य क्या है? अगर हम तथ्यों को देखें तो कहानी कुछ और नजर आती है। ये सच है कि वो अपने धर्म को लेकर बहुत पक्का था, लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति उसका रवैया ज्यादातर सहिष्णु था। लेकिन जो स्रोत उन्हें कट्टरपंथी बताते हैं, वे किस आधार पर ऐसा कहते हैं? हमें दोनों पक्षों को समझना होगा। हाँ, वो पक्ष उन इलाकों का जिक्र करता है जहां टीपू को विद्रोह का सामना करना पड़ा, जैसे मालाबार और कूर्ग। अच्छा। वहां उसने विद्रोह को दबाने के लिए सख्ती बरती, जिसमें धर्मांतरण की घटनाएं भी शामिल थीं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास इससे बिल्कुल उलट सबूत भी हैं। जैसे? इसका सबसे बड़ा उदाहरण श्रृंगेरी मंदिर का है। 1791 में जब मराठा घुड़सवारों ने मंदिर को लूटा और देवी शारदा की मूर्ति तोड़ दी, तब टीपू ने क्या किया? तब टीपू ने मंदिर के शंकराचार्य को चिट्ठी लिखी, दुख जताया और मूर्ति को फिर से स्थापित करवाने के लिए सरकारी खजाने से पैसा दिया। प्रसिद्ध श्री रंगनाथ मंदिर तो उसके महल से बस कुछ ही कदमों की दूरी पर था और उसे भी सरकारी संरक्षण प्राप्त था। तो यहाँ एक बारीक बात समझनी होगी। जी, वो उन हिंदुओं या ईसाइयों के प्रति बहुत कठोर था जो मैसूर के खिलाफ अंग्रेजों की मदद करते थे। उसकी नीति राज्य की सुरक्षा को लेकर थी, धर्म को लेकर नहीं। मतलब जो भी राज्य का दुश्मन था, चाहे उसका धर्म कोई भी हो, वो उसके लिए सख्त था। बिल्कुल। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान के अधीन मैसूर की कहानी सिर्फ लड़ाइयों और तलवारों की नहीं है। नहीं, ये सैन्य आधुनिकीकरण की कहानी है, एक गहरी आर्थिक सोच की कहानी है और एक ऐसे जटिल शासक की कहानी है जिसने वक्त से आगे देखने की कोशिश की। बिल्कुल। टीपू ने 18वीं सदी के किसी भी दूसरे भारतीय शासक से कहीं बेहतर तरीके से उस खतरे को पहचाना था जो अंग्रेज भारत के लिए बन रहे थे। वो समझ गया था कि ये सिर्फ व्यापारी नहीं है। हाँ, वो समझ गया था कि ये एक साम्राज्यवादी ताकत है जो पूरे देश पर कब्जा करना चाहती है। शायद यही वजह है कि अंग्रेज उसे भारत में अपना सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दुश्मन मानते थे। इस पूरी चर्चा के बाद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। हाँ, ये सोचने वाली बात है, अगर टीपू सुल्तान को मराठों और निजाम जैसे दूसरे भारतीय शासकों का पूरा साथ मिला होता और वे सब एकजुट होकर अंग्रेजों का सामना करते, तो क्या 19वीं सदी में भारत का इतिहास वैसा ही होता जैसा हम आज जानते हैं?